हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 5 फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। ठीक है, इसमें हम चैप्टर में क्या है ना, हम ये सब पढ़ेंगे कि जो कौन कौन सी गाइडलाइंस होती हैं जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को फॉलो करनी होती हैं, या फिर जो आपका कौन कौन सी क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट फैसिलिटीज़ इनको अवेलेबल होती हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है। हम देखिए, जो आपका एक्सपोर्ट और ट्रेड का जो होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड होता है, उसको जो है ना वो रेगुलेट करता है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये सबको पता होता है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। डीजीएफटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ये जितना जैसे गाइडलाइंस जो है ना, आपका फेमा गाइडलाइंस चल रहा है। ठीक है, आरबीआई भी उसके कुछ गाइडलाइंस अपने निकालता है बैंक्स के लिए। देखिए, एक चीज़ का डिफरेंस समझ लीजिए, आरबीआई जो गाइडलाइंस निकालता है ना, वो बैंक्स के लिए निकालता है। ठीक है, और डीजीएफटीज जो होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए जो गाइडलाइंस होती हैं, उनको जो रेगुलेट करना होता है, सुपरविजन करना होता है, वो ये डीजीएफटी करता है। ठीक है ना, तो ये आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए। और देखिए, फुल फॉर्म्स कभी कभी एग्जाम्स में आ जाती हैं। ठीक है, डीजीएफटी की नहीं आएगी, मे बी बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि डीजीएफटी का जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं कि आरबीआई जो है ना, सेकंड जो हम देख रहे हैं ना, ये हम देख रहे हैं सेकंड पॉइंट कि आरबीआई जो है ना, उसमें जैसे फेमा एक्ट को जो फॉलो करके जो है ना, वो उसका जो उसका जैसे आपका रिसीट एंड पेमेंट होता है, कौन सा पैसा आ रहा है, कैसे आप उसको जो है ना रिडीम कर रहे हो, और कैसे आपका सब हो रहा है, वो सब जो उसका कंट्रोल होता है ना, वो उसके पास होता है, आरबीआई के पास। ठीक है, ये फेमा एक्ट को फॉलो करता है, इसके पास खुद के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, जिसके थ्रू ये आपको बिल्स डिस्काउंट करता है, आपके इनके टाइम पीरियड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली होता है। ये सब हम इस चैप्टर में समझेंगे कि क्या क्या होता है, जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट हैं वो सब समझेंगे। ठीक है, अब डीजीएफटी क्या होता है, एग्जिम पॉलिसी का थ्रू आपका करता है। ठीक है ना, एग्जिम पॉलिसी पे भी इस पर एक चैप्टर है, वो भी हम समझेंगे सारा। अब देखिए, एडी जो होता है ना, एडी आपको पता है ना फुल फॉर्म क्या होती है, एडी की ऑथराइज डीलर। ठीक है ना, तो ऑथराइज डीलर आपका क्या करता है, उसको ये मेक श्योर करना होता है कि उसके पास जो भी जैसे अप्रूवल के लिए आ रहे हैं एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर, तो उनका जो आइटम वो मंगाना चाहते हैं या बाहर भेजना चाहते हैं, वो बैन तो नहीं है उस कंट्री के लिए, या ओवरऑल बैन तो नहीं है, वर्ल्ड वाइड बैन ना हो। ठीक है, और कुछ अगर रिस्ट्रिक्टिव आइटम्स हैं तो उनका आपको प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो मना होते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लॉज को फॉलो करके या कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करके मे भी मंगाया जा सकता है, पर सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस होती हैं उसके। ठीक है, तो वो सब हमें चेक करना होता है। ये काम किसका है, एडी का काम है। ये जो हमारा एडी होता है ना, ऑथराइज डीलर, तो ये सब उसका काम है। ठीक है ना, और उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं हम, एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइंस फॉर एक्सपोर्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन सी गाइडलाइंस है। सबसे पहला जो आपका है ना, वो है आईईसी नंबर। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको हम बोलते हैं एक इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर कोड नंबर। ठीक है, जो भी ट्रेडिंग करता है ना, उसको ये नंबर जनरेट कराना होता है। इसमें क्या होता है, वो क्या करता है, डीजीएफटी को एक फॉर्म फिल करके देता है, या उनके थ्रू, अब तो देखिए ऑनलाइन हो गया है, पहले होता था ऑफलाइन जाके वहाँ पे करना होता था, तो ऑनलाइन वो एक फॉर्म फिल करता है और उस फॉर्म के थ्रू वो अप्लाई करता है इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर कोड के लिए, जो उसको डीजीएफटी देता है। ठीक है ना, यहाँ पे मेरे से एक एफ एक्स्ट्रा बन गया, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो डीजीएफटी उसको देता है, ये डीजीएफटी है। ठीक है ना, एक एफ एक्स्ट्रा बन गया, तो आपका ये रहता है। ठीक है ना, तो ये आईसी नंबर होता है, इंपॉर्टेंट होता है। हर बैंक जब आप उनके साथ अकाउंट खोलते हो पैसा लाने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, तो आपको आईसी नंबर उनको प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, सेकंड है आपका एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका अंडर सेक्शन 713 ऑफ फेमा रूल के अंदर आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, सॉरी एक नया नीचे चला गया, इसमें क्या होता है ना, आपका जैसे जो भी आपका फॉर्म होता है ना, उसको आप प्रिस्क्राइब फॉर्म को फिल करते हो, उसमें डिक्लेरेशंस देते हो कि आपको क्या क्या आइटम्स मंगाने हैं, उनका फुल वैल्यू क्या है, कैसे रियलाइजेशन होगा, जो भी आपका है वो सब आप उसमें प्रिस्क्राइब फॉर्म में देते हो। देखिए, एक प्रिस्क्राइब मैनर होता है, फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आप उसको लिखते हो, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ना आपको उसको सबमिट भी करना होता है। ठीक है, अब देखिए 2 वेज है इसको आप सबमिट करने के लिए। ये 2 तरीके के डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं, वो डिपेंड करता है आपका कैसे है। जैसे पहला जो आपका होता है ना, वो है आपका ईडीएफ फॉर्म। ईडीएफ फॉर्म क्या होता है,
जैसे जो आपके अगर अदर देन सॉफ्टवेयर कोई भी एक्सपोर्ट हो रहा है आइटम, ठीक है ना, अगर सॉफ्टवेयर है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर अदर देन सॉफ्टवेयर है तो जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना वो आपके ईडीएफ फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। ईडीएफ आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है ना। इसका जो फुल फॉर्म मैंने आगे दिया है, तो ये आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें क्या होता है, अब हम इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं लिखा है क्योंकि इतना लिखने पढ़ने का टाइम ही नहीं होता है, आपको बस समझना है। इसमें क्या होता है, आप जो है ना एक फॉर्म फिल करते हो और ये जो ईडीएफ होता है इसकी जो डिक्लेरेशन होती है वो आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी सबमिट कर देते हो जो भी कंसर्न कमिश्नर होता है कस्टम्स का, ठीक है। मींस आपका जो भी कंसर्न कमिश्नर है उसको आपने इसकी डुप्लीकेट ईडीएफ की कॉपी दी, वो उसको वेरीफाई करता है, ऑथेंटिकेट करता है, देन उस कॉपी में वो एक अपना जो मार्क कर देता है, चाहे बोल दीजिए स्टैंप लगा देता है या फिर वो साइन कर देता है, उसको मार्क करके वो देता है कि एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी। इट मीन्स हो गया है कि वो उसने उसको सारी जो उसने फॉर्म भरा था उसको वेरीफाई कर दिया है और उसको वेरीफाई करके वो उसको वापस कर रहा है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये हम जो फॉर्म होता है जो कस्टम्स का कमिश्नर ने वेरीफाई किया होता है, इसको हम एडी को देते हैं अपने, और उस एडी के बेसिस पे उसको ये पता चल जाता है हाँ ये अप्रूव्ड है थ्रू कस्टम ऑफिस और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस पर्टिकुलर आइटम इस वैल्यू पे कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका होता है ईडीएफ फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या आपका नेक्स्ट है आपका सॉफ्टेक्स फॉर्म। देखिए अब सॉफ्टेक्स फॉर्म है आपका नेक्स्ट। इसमें क्या होता है सॉफ्टेक्स फॉर्म में कि आपका जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो सॉफ्टवेयर हो रहा है, और देखिए ये हमेशा आपको ही पता है कि सॉफ्टवेयर है तो नॉन फिजिकल फॉर्म में होगा, ठीक है ना। अगर हम वैसे बात करें, देखिए नॉन फिजिकल फॉर्म है ये, देखिए नॉन फिजिकल फॉर्म। तो अगर देखिए बाकी जो होता है आइटम वो फिजिकल फॉर्म में होगा ना, मान लीजिए आप वूल का कर रहे हो या फिर कोई कोल मंगा रहे हो, ठीक है, फ्यूल का कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें क्या हो गई, वो आपके फिजिकल फॉर्म में हो गई। बट जो सॉफ्टवेयर होता है वो तो कोडिंग होती है ना 01 के उस फॉर्म में, तो उसको आप नॉन फिजिकल बोलते हो। तो उसके लिए जो हम फॉर्म फिल करते हैं ना वो हमारा होता है सॉफ्टेक्स फॉर्म, ठीक है। सॉफ्टेक्स फॉर्म बस आपको फिल किया और आप उनको सबमिट कर देते हो। देखिए मैंने बोला था ना ईडीएफ की फुल फॉर्म, देखिए ये रहा इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पशंस क्या होते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पशंस होते हैं जिनको ये फॉर्म फिल नहीं करना होता है, या ये आप बोल दीजिए कि प्रायर अप्रूवल नहीं लेना होता है, एग्जम्प्टेड होते हैं इस ईडीएफ फॉर्म के लिए, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखिए बहुत से होते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एक तो होता है कि आपका पर्सनल इफेक्ट ऑफ ट्रैवलर्स हैं, जैसे मान लीजिए मैं ट्रैवलिंग जा रही हूँ, मेरा जो बैग है वो सब इस चीज़ से नहीं होता है कि मुझे उसके लिए ईडीएफ फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। मेरा छोटा सा कुछ केजीज अलाउड होता है आपको ट्रैवलिंग के टाइम पे, तो वो जो सामान है ना वो एग्जाम्प्टेड है, उसके लिए मुझे कोई फॉर्म फिल नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कार्गो है या कोई गुड्स जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए भी उसको ईडीएफ फॉर्म नहीं फिल करना होता है। फिर है आपका गवर्नमेंट जो है वो मिलिट्री के लिए कर रही है, मींस क्या हुआ, आपका एयर नेवल और ये जो है आर्मी है उसके लिए अगर वो चाहती है गवर्नमेंट कोई सामान लाना, जैसे कि अभी आपको पता है प्लेन्स आ रहे हैं, रफेल आ रहा है, या फिर बहुत से ऐसे कुछ आइटम्स होते हैं जो मिलिट्री के पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो उस जो गुड्स होते हैं ना उनके लिए भी आपको कोई ईडीएफ फॉर्म फिल नहीं करना होता है, ठीक है। और जो जैसे मान लीजिए गुड्स है इम्पोर्ट हो रहा है, री एक्सपोर्ट करना है, उनके बेसिस पे आप कर रहे हो तो वो भी फ्री ऑफ फॉर्म होते हैं। इसके अलावा आपके गिफ्ट्स जो हैं वो डिक्लेरेशन एक्सपोर्टर ने दे रखी है, ठीक है, 5 लाख की वैल्यू से नीचे है तो वो भी एग्जाम्प्टेड होते हैं। तो बहुत से ऐसे हैं, मतलब काफ़ी सारे हैं, मैं सारा यहाँ नहीं लिख सकती और इतना पेपर में आता भी नहीं है, बस हम एक बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे होते हैं रूल्स जिसके बेसिस पे कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके एग्जाम्प्टेड होते हैं इन ईडीएफ फॉर्म्स या सॉफ्टेक्स फॉर्म्स के भरने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है कि जो आपका सबमिशन कर रहे हो आप किसका, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का। ये देखिए जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का आप सबमिशन कर रहे हो ना, वो आपका जो ईडीएफ डुप्लीकेट एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी है जो भी सबमिट कर रहे हो ना, डेट उसका आपको 21 डेज़ के अंदर सबमिट करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। मींस आपने जब एक्सपोर्ट किया उसके 21 डेज़ के अंडर में आपको जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ना, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स विद द ईडीएफ फॉर्म, वो डुप्लीकेट ईडीएफ फॉर्म आप सबमिट करते हो, ठीक है ना, तो उसके साथ आपको सबमिट करना है सारा। तो ये आपका कितना टाइम हो गया, 21 डेज़। और देखो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, पर एक्सटेंड के बेसिस पे होता है, आरबीआई आपको अप्रूवल देता है और वो डिपेंड करता है कि क्या रीज़न है, किस रीज़न के बेसिस पे ये रिजर्व बैंक जो है वो आपको अप्रूव करेगा, ठीक है। कुछ बियॉन्ड द रीज़न होते हैं, जैसे ट्रेड डिस्प्यूट हो गया या फिर
आपका कंट्री पे वहाँ पे कोई ऐसा लॉ एप्लीकेबल हो गया या वहाँ पे राइट्स हो गया, तो कुछ बहुत से केसेस होते हैं जिसकी वजह से आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो टाइमली सबमिट नहीं कर पाते हो, और अगर रिजर्व बैंक को लगता है कि हाँ ये जो रीज़न इसने दिया है वो वैलिड है तो फिर वो एक्सटेंड कर सकता है। बट जो नॉर्मल आपका जो होता है ना वो आपका होता है 21 डेज़ का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 21 डेज़ हैं जो आपको ये याद रखना है कि 21 डेज़ का आपका सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। अब जो आपका रियलाइजेशन वगैरह वाला टाइम में है वो हम बाद में आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये एक जो है ना आपका, ये एक आपका स्टार है, इट मीन्स ये एक मेन पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड है आपका रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, ठीक है। अब देखिए रियलाइजेशन, मैंने कहा था ना ये सबमिशन की बात हो रही है, हम रियलाइजेशन का नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। जो आपका रियलाइजेशन होता है ना ये आप अपना देखते हो नेक्स्ट 9 मंथ्स में, ठीक है। मीन्स आपको जो भी आपका एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, उस डेट ऑफ एक्सपोर्ट जो है, ठीक है, उस डेट ऑफ एक्सपोर्ट से आपका जो स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड होता है ना कि आप रियलाइज कर लो और रिपैट्रिएट कर लो इंडिया में, वो होता है आपका 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के बाद आपको अगर एक्सटेंशन चाहिए है तो वो भी रिजर्व बैंक से आपको लेना पड़ता है प्रायर, इस बेसिस पे कि क्या रीज़न है, वैलिड है, हाँ ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप 9th मंथ में उसको रियलाइजेशन नहीं कर पाए हो, तो फिर आपको आरबीआई देता है और वो आपको लेना पड़ता है कि किस बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पे होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए हम बात करें कि आपका जो गुड्स है ना वो वेयर हाउस जो है, जैसे देखिए हम आगे स्लाइड पे देखते हैं इसको, जैसे आपका जो वेयर हाउस है वो आपका आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। तो आप आरबीआई से परमिशन ले सकते हो। अब वो परमिशन कब तक होती है, अप टू 15 मंथ्स तक होती है। देखिए ये जो लाइन है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो आपका 9 मंथ्स है ये आपका है कि मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम इतने पीरियड तक वो कर सकते, मतलब मैक्सिमम आपको इतना दे रखा है, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम आपको इतना दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर एक्सटेंशन चाहिए है उसको, ठीक है, अगर उसको एक्सटेंशन चाहिए है तो कितने हो जाएगा, अप टू 15 मंथ्स होता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सटेंशन होता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। 9 मंथ एंड 15 मंथ तक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे आरबीआई ये देखती है कि नहीं मुझे 9 मंथ्स ही देना है या 15 मंथ्स तक मैं कर सकता हूँ, तो वो चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर बिल्स नहीं रियलाइज़ होते हैं तो एक्सपोर्टर किसको देगा, ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट रिजर्व बैंक के पास चला जाएगा, वो जाके देगा अपने एडी को एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। किस फॉर्म में देगा, देखिए ये ईटीएक्स फॉर्म में, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए। जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हो तो वो है आपका एडीएफ और सॉफ्ट टैक्स, ठीक है। एंड देन आपका जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांग रहे हो ये है आपका ईटीएक्स फॉर्म में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ बेसिक हैं जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए आरबीआई क्या होता है ना, अब आपको इस सारा आरबीआई को भी देना होता है ना कि कितने टाइम पीरियड में कौन सा रियलाइजेशन हुआ या क्या सब टाइम में, मतलब एक स्टेटमेंट जाता है आरबीआई के पास। तो वो आरबीआई के पास जो स्टेटमेंट जाता है वो कैसे जाता है, हाफ ईयरली स्टेटमेंट जाता है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए आता है, पर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसके लिए सीआईबी के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इवन जीआईबी में भी आता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये हाफ ईयरली सबमिट होती है, ऐसे करके आएगा कि ये है, ये स्टेटमेंट कैसे सबमिट होती है। फिर ऑप्शंस क्या होते हैं, इन 3 मंथ्स, इन जून एंड दिसंबर, ठीक है, या फिर इन हाफ ईयरली जून एंड दिसंबर, ऐसे करके मतलब आपका टाइम पीरियड, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे करके डिवाइड हो जाता है क्वेश्चन। और अगर आपको एग्जैक्टली पता होगा तभी आप उसको टिक कर सकते हो, और बहुत ईजी होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, आप आराम से उसको ग्रैब कर सकते हो, ठीक है, बहुत ईजिली आप उसको ले सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी रिपोर्ट जो सबमिट होती है वो हाफ ईयरली स्टेटमेंट सबमिट होती है, किस फॉर्म में, एक्सओएस फॉर्म में, ठीक है। और कौन कहाँ करता है, ईडी ब्रांचेस करते हैं जून एंड दिसंबर में, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हाफ ईयरली है पहले तो, ठीक है, उसके बाद एक्सओएस फॉर्म में है, एंड जून एंड दिसंबर में है आपका, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस रिपोर्ट के लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि क्या है हमारा, अब है हमारा प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स ऑफ पेमेंट, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स ऑफ पेमेंट आपका क्या होता है कि किस किस वे में हम पेमेंट ले सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, एक तो आपका बहुत इजी है, इसमें हमको ज़्यादा डीप नहीं जाना है। आपका बैंक ड्राफ्ट ले सकते हैं, पे ऑर्डर ले सकते हैं, जो एक्सपोर्टर के नोस्ट्रो अकाउंट में होता है वहाँ पर डायरेक्ट ले सकते हैं, इनवार्ड रेमिटेंस ले सकते हैं, तो ये सब अलाउड होता है। फॉरेन करेंसी नोट आप ले सकते हो, ट्रैवलर चेक ले सकते हो बायर से, पेमेंट अगर FCNR अकाउंट के थ्रू हो रहा है, NRE अकाउंट के थ्रू हो रहा है। देखिए आपको NRE NRO FCNR में डिफरेंस तो पता ही होगा ना। NRO अकाउंट होता है जहाँ पे वो रिपैट्रिएट जो भी करता है उसके लिए खोलता है, ठीक है, और NRE अकाउंट होता है जिसपे वो फॉरेन करेंसी के लिए खोलते हैं। और FCNR जो होते हैं वो आपकी FDs होते हैं जो वो खोलते हैं, फॉरेन करेंसी में FDs बनते हैं ना, वो FCNR वाले अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। फिर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो पेमेंट कर सकता है,
इंडियन, अगर देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नेपाल जो होता है ना, भले ही एसीयू कंट्री में आता है, लेकिन इसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो इंडियन रुपी में होता है, ठीक है, कोई डॉलर या कोई अलग पर्टिकुलर अदर करेंसी में नहीं होता है। तो अगर कोई पर्सन रेजिडेंट ऑफ नेपाल है तो उसको इंडियन रुपीज़ में ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है। एंड अगर आपका मान लीजिए गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, किस केस में, जेम एंड ज्वेलरी के केस में, तो उस फॉर्म में भी आप ले सकते हो। मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जो है ना, अगर आप जेम ले रहे हो या फिर ज्वेलरी के फॉर्म में ले रहे हो तो उस फॉर्म में भी आपका पेमेंट होता है, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के केसेस में, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो सारी पेमेंट होती है ना, ये एडी ब्रांचेस के थ्रू होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आ जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर का रिकॉर्ड अच्छा है तो एक्सपोर्टर से डायरेक्ट भी जो है वो आप कैश में चेक्स और डीडी के फॉर्म में आप ले सकते हो। देखिए चेक एंड डीडी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी कैश नहीं लिया जाता, क्योंकि कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ये ब्लैक मनी में हो सकता है, ठीक है ना। तो हमेशा चेक एंड डीडी के बेसिस पे लेता है बैंक, ठीक है। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पेपर में आता नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ, मे बी कुछ ऐसा केस स्टडी बन जाए जिसमें ऐसा हो, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए बैंक कर लेते हैं लेकिन लेना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट है आपका, अब देखिए पेमेंट से रिलेटेड ही कुछ पार्ट्स हैं इसमें, ठीक है। एक तो आपका आता है कि जो कंट्रीज आती हैं एशियन क्लियरिंग यूनिट में, जिनको हम एसीयू बोलते हैं, एसीयू बोलते हैं, तो वो कंट्रीज़ अगर एशियन क्लियरिंग यूनिट में आ रहा है तो उनका पेमेंट ऑफ मोड कैसा रहता है, ठीक है। तो जो एसीयू कंट्रीज़ होती हैं वो एसीयू डॉलर या फिर एसीयू यूरो में आपका पेमेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एडी ब्रांचेस जो होते हैं ना वो अकाउंट्स मेंटेन करती हैं जिसमें डॉलर एंड यूरो होता है, बट हम इसको सेपरेट मानते हैं, मतलब हम इसको डॉलर और यूरो करेंसी नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एसीयू डॉलर एंड एसीयू यूरो, जो एशियन क्लियरिंग यूनिट के थ्रू पैसा आता है उसको, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं जाना है इसमें, मैंने एक चीज़ आपको पहले ही बता दी थी, देखिए नोट में हमने जो बताया है कि नेपाल जो है ना, इधर मतलब है ये एसीयू कंट्रीज़ में, लेकिन हम इसको एग्जाम्प्ट करते हैं एसीयू करेंसी से, ठीक है। इसका जो पैसा है नेपाल वाला वो आपका आता है हमेशा इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जो ये है ना, इसको हम एसीयू डॉलर या एसीयू उसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। चाहे डॉलर हो चाहे यूरो हो, नहीं आता है किस में, नेपाल के केस में किस में आता है, इंडियन रुपीज़ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आपका देखेंगे कि क्या है, नेक्स्ट है आपका है अदर देन एसीयू कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये तो हमने बात की एशियन क्लियरिंग यूनिट की थी, जैसे आपका जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है फिर हम किस बारे में बात कर रहे हैं, देखिए तो आपका रुपये पैसा जो है ना, जो पेमेंट रुपीज़ में आ सकता है जो अदर कंट्री में है उससे, ठीक है। मतलब आपका अदर कंट्री में कोई अकाउंट है उससे आपके इंडियन अकाउंट में पैसा आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ रुपी, ठीक है। अगर रुपीज़ में चाहिए ट्रांसफ़र होके, नहीं है तो फिर आप डॉलर, यूरो, येन, कोई भी जो भी करेंसी उस कंट्री में अपने, जैसे अपने इंडिया में जो भी परमिटेड है उस करेंसी में भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये वाली लाइन फिर है, अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट से रिसीव करना है, आपका जो एक्सपोर्ट है उसका रिसीव आप ले रहे हो लेकिन कोई थर्ड पार्टी पेमेंट कर रही है, ठीक है ना। मतलब जैसे एक्सपोर्ट आया, ठीक है, आप उसका रिसीव लेना चाह रहे हो और जो एक्सपोर्टर है उसकी जगह कोई थर्ड पार्टी पेमेंट कर रही है तो आप ले सकते हो, पर वो एज़ पर आरबीआई गाइडलाइंस होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि ठीक है लाओ दे दो, नहीं, जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए आप थर्ड पार्टी पेमेंट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्टर्स, फैसिलिटीज़ रेमिटेंट कनेक्टेड विद एक्सपोर्ट्स, ठीक है। हम समझ लेते हैं, इतना डीप नहीं, इसको टाइटल को मैं इतना नहीं करूँगी। देखिए एजेंसी कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, पहला जो आपका पॉइंट है वो है एजेंसी कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है। अब जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें जो बैंक्स अपना कमीशन लेता है, ठीक है, तो अलाउड होता है रेमिटेंस के लिए भी, या फिर जो एडीज़ होते हैं, जो इन्वॉइस होता है उस पर भी अपना डिडक्शन ले लेता है, ठीक है। मान लीजिए आपका इन्वॉइस की वैल्यू आपको कर रहा है पे, तो उसमें भी वो अपना डिडक्शन ऑलरेडी कट करके आपको देता है इन्वॉइस का, ठीक है। तो कैसे होता है डिडक्शन इन इन्वॉइस वैल्यू, कैसे होता है आपका, जैसे मान लीजिए अगर यूसेंस बिल है तो यूसेंस बिल में प्री पेमेंट कर रहा है वो, तो प्री पेमेंट के केस में वो अपना चार्जेस डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन रियल डिडक्शन जो होता है ना वो 25% ऑफ इन्वॉइस वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये देखिए ये मेन पॉइंट है कि 25% ऑफ रहता है, ठीक है, डिडक्शन जो होता है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन हट सकता है अगर जो उसका बिज़नेस है वो लास्ट 3 ईयर्स से ऊपर हो, और मतलब ये जो डिडक्शन होता है इसको हम हटा सकते हैं, अलाउड हो सकता है कि ना लें। वो कब किस केस में होता है, अगर उसने जो है ना 3 ईयर्स से अपना बिज़नेस चला रहा है, आउटस्टैंडिंग उसकी बहुत क्लियर है, मतलब बहुत अच्छा ट्रेड बिजनेस जा रहा है, आउटस्टैंडिंग जो है उसकी 5% से नहीं ऊपर है, किस केस में, जो उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर है कहाँ पे, प्रोसीडिंग 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर्स की, अगर
ठीक है ना, 5% से कम है तो हम उसको जो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन या विदाउट एनी डिडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है आपका क्लेम अगेंस्ट एक्सपोर्टर्स, जो आपका एक्सपोर्ट्स हैं उसके अगेंस्ट क्लेम है। ठीक है, बहुत से ऐसे केस होते हैं जहाँ पे क्या होता है ना कि बैंक को क्लेम करना होता है अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल। तो ये होता है, हम इसमें ये देखते हैं कि जो एक्सपोर्ट्स बिल हैं वो रियलाइज्ड हो गए हैं, रिपैट्रिएट टू इंडिया हो गए हैं, और जो एक्सपोर्टर है ना, मतलब आप क्लेम कब करोगे, क्लेम तभी तो करोगे ना जब आप सारी चीज़ें वेरीफाई कर लोगे कि हाँ सब सही है। एक तो पहले तो प्रोसीड जो है वो रियलाइज्ड हो जानी चाहिए, ठीक है, रिपैट्रिएट टू इंडिया हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो एक्सपोर्टर है जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हो वो कॉशन लिस्ट में तो नहीं है आरबीआई के। जब ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आप उसके क्लेम को प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका अगर आपने जैसे मान लीजिए आपने प्रोसीड के लिए आपने करा कि मुझे रिफंड चाहिए, मुझे सही नहीं लग रहा है, आपको जो क्वालिटी भेजी है वो पुअर है, जिस चीज़ पे आपका बात हुई थी, जो एलसी क्रिएट हुई थी वो आपको रियलाइज़ हो रही है कि पुअर क्वालिटी में है, ठीक है, तो आप उसको वापस कर सकते हो, मतलब अलाउड होता है उसको रिफंड होना। या फिर कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं बैंक एडीज ब्रांचेस जितना भी होता है वो सब एलसी को फॉलो करता है। एलसी हमेशा बनता ही बनता है, जब कभी लेटर ऑफ क्रेडिट की हम बात करें जो हमने इस यूनिट से पहले पढ़ा था, तो फिर वो बनता ही बनता है, उसके बाद ही ट्रेडिंग शुरू होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर बैंक को लग रहा है कि रिफ़ंड होना है या कोई चीज़ उस एलसी से बाहर की है जिसके लिए एक्सपोर्टर डिस्प्यूट कर रहा है, तो वो बैंक उसको फिर रिफ़ंड जो भी है अलाउड कर देता है कि रिफ़ंड हो सकता है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। अब देखिए ईटीएक्स फॉर्म में जो एडी ने है ना एक्सपोर्टर उसको ईटीएक्स फॉर्म जो है ना उसमें एक्सपोर्टर उसको मांग सकता है। ये देखिए ईटीएक्स फॉर्म में एडी से कर सकता है कि जो उसका प्रिस्क्राइब पीरियड है वो उसके बियॉन्ड कंट्रोल है और उसको एक्सटेंशन चाहिए। ठीक है, तो हम वो कर सकता है। और इसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो होती है ईडीपीएमएस, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, ये फुल फॉर्म जो है ना याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ईडीपीएमएस होता है एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके बेसिस पे इसकी रिपोर्टिंग होती है। एटीएक्स फॉर्म में जाता है एडी को, किसके लिए, अगर एक्सटेंशन मांग रहा है टाइम लिमिट की। ठीक है, राइट ऑफ और अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल्स। ठीक है, अब राइट ऑफ है आपका करना है, कोई अनरियलाइज्ड हो गया, ठीक है, टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब टाइम से ऊपर चला गया, अब आपको उसको राइट ऑफ करना है। तो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है सेल्फ राइट ऑफ कर दे, कौन, देखिए यहाँ पे जब भी बात हो रही है तो सारी बातें एक्सपोर्टर की हो रही हैं। ठीक है, तो अगर एक्सपोर्टर जो है ना वो खुद राइट ऑफ कर दे या फिर राइट ऑफ करवाए एडी के थ्रू, वो एडी को लिख के दे कि मेरा राइट ऑफ कर दो, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस होती हैं आरबीआई के। ठीक है, तो राइट ऑफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन। ठीक है, ये आपकी लास्ट स्लाइड है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका नॉस्ट्रो अकाउंट में जिस दिन पैसा आया, ठीक है, हम यहाँ पे हमेशा पैसे, देखिए मैंने बोला कि मैं कल दे दूंगा परसों दे दूंगा, वो कोई बात नहीं होती। बैंक देखता है कि किस दिन आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा आया, जिस दिन वो क्रेडिट हुआ वही डेट होती है आपकी इफेक्टिव डेट होती है रियलाइजेशन की। ठीक है, और अगर रुपी बिल में बात हो रही है तो इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन होती है जब डेबिट होता है हमारा वॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे अगर आपका पैसा आ रहा है और नॉस्ट्रो अकाउंट में जिस डेट को क्रेडिट हो गया वो आपका होता है इफेक्टिव डेट। लेकिन अगर आपका जो बिल है ना वो आपका जा रहा है, ठीक है, आप डेबिट कर रहे हो वॉस्ट्रो अकाउंट से, रुपी बिल में जा रहा है, तो वो इफेक्टिव डेट जो होती है ना वो आपकी होती है आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये दो केस होते हैं। इसके बाद फॉरेन करेंसी अकाउंट हम देख लेते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है समझना। एक तो होता है आपका ओवरसीज़ फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है, पहला वाला जो हम बात कर रहे हैं ये ओवरसीज़ फॉरेन करेंसी अकाउंट में क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप ये अकाउंट खोलते हो फॉरेन कंट्री के लिए, जिसमें क्या होता है इसका पर्पस केवल एक होता है कि जैसे आपका जो गुड्स हो रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसका पेमेंट आप जल्दी से जल्दी कर पाओ। आप जिस करेंसी में मतलब जिस कंट्री से कर रहे हो उनको पेमेंट आप जल्दी से कर सको, उनसे पैसा आप जल्दी से ले सको, डायरेक्टली ले सको। ठीक है, रुपये में कन्वर्ट करने का आपका नहीं चाहिए, तो वो उस केसेस में बहुत से लोग खोलते हैं। ठीक है, स्पेशल जोन्स में, इकोनॉमिक जोन्स में खोला जाता है। ठीक है, बहुत से ऐसे होते हैं जहाँ पे इसको फेयर वगैरह लग रहे हैं, तब वहाँ पे 1 मंथ के लिए इसको खोल दिया जाता है, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। तो बहुत से कंडीशंस में ये अकाउंट खुलता है, ओवरसीज़ फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, फिर आपका आता है डायमंड डॉलर अकाउंट, DDA। डायमंड डॉलर अकाउंट क्या होता है कि बहुत से ऐसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स होते हैं जो डायमंड्स या फिर पॉलिश डायमंड्स हैं जैसे, या डायमंड स्टड ज्वेलरीज हैं, उसका बिजनेस करते हैं, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए अकाउंट खोला जाता है। पर इसमें ये देखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ देखना, कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, 2 साल से कम वो बिजनेस में हो। उसके बाद जो उनका एवरेज एक्सपोर्ट टर्नओवर है ना वो 3 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्या समझ रहे हो ना, एक तो गुड ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए आपको। ठीक है, फिर
3 करोड़ से ऊपर इनको टर्नओवर चाहिए, ठीक है, एवरेज टर्नओवर की बात कर रहे हैं 2 साल में, ठीक है, 2 ईयर्स से बिजनेस में एटलीस्ट हो, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो फिर आप डायमंड डॉलर अकाउंट, डीडी अकाउंट खोल सकते हो। बिजनेस हमेशा किस में होता है, डायमंड के उससे रिलेटेड होता है, और अप टू 5 डीडी अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है कोई भी एक्सपोर्टर, ठीक है, अप टू 5 डीडी अकाउंट, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे डीडी अकाउंट्स की। अब हमारा आता है ईएफसी अकाउंट। ईएफसी अकाउंट्स क्या होते हैं आपके, ये जो अकाउंट होते हैं एडी कैटेगरी 1 के जो बैंक्स होते हैं इंडिया में, ऑथराइज डीलर 1 कैटेगरी में आते हैं। आपको पता है 3 कैटेगरी होती है, हमने पहले ही चैप्टर में बात की थी, AD1, AD2, AD3। तो जो AD1 कैटेगरी में बैंक्स में आते हैं वो ब्रांचेज EEFC अकाउंट्स खोल सकती हैं। इसका काम क्या होता है ना कि जो फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है उसको डायरेक्ट ऐसे ले लेना अकाउंट में, फॉरेन करेंसी में ही जमा करा लेना, ठीक है। EEFC की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो आपका जो इसमें पैसा आता है वो फॉरेन करेंसी में आता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या रहता है, आपको 100% एक तरीके से आपका फॉरेन करेंसी के लिए करंट अकाउंट ही होता है, ठीक है। अब इसमें लेकिन क्या होता है ना, ये आप इंडिया में खोलते हो, ठीक है, मतलब जो ओवरसीज़ फॉरेन करेंसी अकाउंट था ये आप बाहर की कंट्री में जाके खोलते हो, लेकिन जो EEFCs अकाउंट होता है वो आप इंडिया में खोलते हो। और वो कौन खोलता है, जो पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है, मतलब आपका NRI कस्टमर नहीं है, PIO कस्टमर नहीं है, जो इंडिया में रेजाइड कर रहा है वो कस्टमर ये अकाउंट खोलता है, EEFC अकाउंट, ठीक है। ये उनके लिए करंट अकाउंट की तरह काम करता है। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें उसको बाहर विजिट नहीं करना है लेकिन उसको फॉरेन करेंसी में डील करना है, तो वो ऐसे बिजनेसेस के लिए EEFC अकाउंट खोला जाता है, करंट अकाउंट होता है इसमें। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। जो आपका EEFC अकाउंट होता है उस पर नो क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, चाहे वो आपका फंड बेस्ड हो, ठीक है, या फिर आपका नॉन फंड बेस्ड हो, तो कोई भी आपको जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है नहीं मिलती है EEFCs अकाउंट में, ठीक है। और आपका जो EEFC अकाउंट होता है ये मैंने बता दिया करंट अकाउंट होता है, तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट भी आपको नहीं मिलता, नॉन इंटरेस्ट अकाउंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई EEFC अकाउंट कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ना आपका ये जो टॉपिक है पार्ट A मैंने कंप्लीट कर लिया है यूनिट 5 का। पार्ट B मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई इश्यू हो तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे केवल अगर आप कुछ पूछोगे तो मैं आंसर रिप्लाई करूँगी, बाकी उस ग्रुप में ऐसा कुछ है नहीं। और बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।